अकरबा परवरी के हमाम में सब नंगे हैं। मौजूदा हुकूमत जिस तरह भी इक़्तिदार में आई वो मुल्क के लिए एक मसला बनकर आई है। इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा था ना कि ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है, तहरीके इंसाफ ने खोज लगा लिया है कि केपी के बल्दियाती इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त की वजह क्या बनी। वाकिफान हाल का दावा है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बरहम है कि महंगाई ने कम और अपनों ने करम ज़्यादा किया और ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। 2 कौमी और 4 सूबाई अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की खबरें भी गर्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट को खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है, जिसके मुताबिक अकरबा परवरी के हमाम में सब नंगे हैं। क्या गवर्नर, क्या वज़रा, यहाँ तक के MNAs और इनके रिश्तेदार भी इस तबाही में बराबर के शरीक पाए गए हैं। इस रिपोर्ट का खुलासा यह है कि मेरिट की गर्दान करने वाली पार्टी में बल्दियाती इंतखाबात के टिकट मेरिट की बजाय रिश्तेदारी और ताल्लुक की बुनियाद पर बांटे गए। इसीलिए शिकस्त की सियाही PTI का मुकद्दर ठहरी। वज़ीर-ए-आज़म गलती का एतराफ़ पहले कर चुके और दूसरे मरहले में अजाले के लिए पुरुमीद भी हैं, लेकिन 4 बड़े शहरों की मेयरशिप छिन जाने के बाद ये एतराफ़ और इज़हार नदामत किस काम का। अगला मार्का पंजाब में दरपेश है और इससे अगला आम इंतखाबात का, जिसके बारे में मौलाना फजलुर रहमान बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इनका कहना है कि कुव्वतों ने हाथ हटाया तो PTI का हशर नशर सबके सामने है, लेकिन अगले इंतखाबात में हाल इससे भी बुरा होगा। ऐसे बयान सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से नहीं आ रहे, बल्कि आसिफ जरदारी भी बीमारी भूलकर सियासत में कूद पड़े हैं और ऐसे बयान दाग रहे हैं जिसके असरात दूर तक जा रहे हैं। उनका यह बयान कि हमें इंजीनियर्ड इलेक्शन में फंसाकर हराया गया और अपनों को जितवाया गया। ताज़ा खबर यह है कि आसिफ जरदारी के बयानात का दूसरी तरफ से जवाब आ गया है। कहा गया है कि सिर्फ इल्ज़ाम न लगाएं, नाम भी बताएं। सवाल यह है कि इंतखाबात के नाम पर इशारों किनारों में ये कौन से राजो न्याज हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, कौन किससे मुखातिब है। सियासी पंडित इन रमजों के ताने बाने डील की कोशिशों से जोड़ रहे हैं। दावा है कि इसके लिए पीपल्स पार्टी सरतोड़ कोशिशें कर रही है। मौलाना भी जुमानी बयान देकर तवज्जो के तालिब हैं। नून लीग के बारे में तो पहले ही अफवाहें गर्म हैं। सवाल PTI या हुकूमत का है, वो इन बयानात को कैसे देखती है, क्या ये इसके लिए खतरे की घंटी हैं। आज प्रोग्राम का आगाज़ इसी से करेंगे। मेरे बहुत ही मोहतरम हमारे उस्ताद जनाब नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ हैं और अमीर अब्बास, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं और आपने देखा कि वैसे उनके कई इंटरव्यूज़ जो हैं तहलका मचाते हैं। उन्होंने हाल ही में जस्टिस वजीहुद्दीन साहब का इंटरव्यू किया और फिर वो हर तरफ हेडलाइंस बना, जो उन्होंने इंकशाफात कर दिए कि जी घर का खर्चा कौन चलाता है, इमरान खान साहब के। तो आज तक उसकी बाज़गश्त चल रही है। नज़ीर लगारी साहब, सर ये बताएं कि जरदारी साहब का बयान आना कि वो हमसे रब्ता कर रहे हैं कि जी नया फार्मूला दे, कोई आप आएँ संभाले, इस पर अब जो खबर छपी है उसके मुताबिक ये कि पाकिस्तान के एक अंग्रेज़ी रोज़नामे में कि जी पूछा जा रहा है, जो दिफाई ज़राए में कह रहे हैं कि जी नाम भी बताएं कौन आपसे रब्ते कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जरदारी साहब ने ये कहकर यानी कुछ लोगों को, हल्कों को नाराज़ कर लिया है इस तरह की बात करके? जी नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले तो तय होना चाहिए कि ये कब की है रिकॉर्डिंग। हमारे सामने इस तरह की कोई लाइव रिकॉर्डिंग में तो सामने नहीं आई है और ये कोई तकरीर हुई है या इस तरह की कोई बात हुई है तो कोई ख़बरों में ज़्यादा इसका जो है वो ज़्यादा शोर नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर बहुत देखा गया इसको और कई बातें सामने आई हैं, लेकिन ये बात तो अब सब लोग महसूस कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जिस तरह भी इक़्तिदार में आई वो मुल्क के लिए एक मसला बनकर आई है और उसने मुल्क के बुनियादी मसाइल जो हैं उनके हल की तरफ तवज्जो नहीं दी है और लोगों के जो आम आदमी के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये कहा जाए कि इन्होंने यहाँ बेहतर पेशरफ्त की है किसी भी सेक्टर में। ज़राअत है, सनत है, एजुकेशन है, हेल्थ है, किसी सेक्टर की तरफ उन्होंने पेशरफ्त नहीं की। आज की खबर तो बहुत ही ख़तरनाक है
कि आपका जो वो है डेवलपमेंट बजट जो है, डेवलपमेंट फंड जो है, उसको आधा कर दिया गया है। और ये तो यानी आगे क्या होगा, वैसे भी आधा साल तो गुजर चुका है और इन्होंने क्या खर्च किया है, मसाइल और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स का ऐलान करते हैं वो समझ में नहीं आता कि किस तरह से करते हैं। जब बजट में एलोकेशन नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे जी हम 4 खरब का वो मनसूबा, 5 खरब का ये मनसूबा, 10 खरब का वो मनसूबा, ये कहाँ से आ रहे हैं? हवाई मनसूबे जो इस तरह से आते हैं सामने, वो किस तरह से आते हैं? बहरहाल ये मसाइल हैं। अब जरदारी साहब ने किस माहौल में किस तरह बात की है, तो अगर उसकी तफसीलात सामने आएँ तो बात की जा सकेगी। अच्छा अमीर अब्बास, ये बताएं कि जिस तरह जरदारी साहब से अब ये कहा जा रहा है, यानी दिफाई ज़राए के वाले से खबर छप रही है कि जी नाम भी लें, इस तरह से बगैर नाम लिए ना बात करें ताकि पता तो चले कौन है जो जरदारी साहब से राब्ते कर रहा है। साथ जरदारी साहब ये भी फरमाते हैं कि जी इंजीनियर्ड इलेक्शन में फंसा कर अपने लोगों को जितवाया गया, ये बात अब भी वो कर रहे हैं। तो इस मौके पर अब इतना अरसा गुजर गया तो मौलाना साहब इन पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि जी जो ऑफ़र बिलावल को हमें भी हुई थी, अब मौलाना साहब पर भी इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो ये अब 5 साल इसी तरह गुजरेंगे, क्योंकि अब तो अपोजिशन पार्टीज एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लग गई हैं। जरदारी साहब अभी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी उन्होंने बात की, बिलावल भी माजी में कर चुके हैं। जी बिल्कुल, जैसे ही पीपल्स पार्टी आपको याद होगा पीडीएम से अलहदा हुई तो उसके बाद खुल के पीडीएम में ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून ने और मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने डील कर ली अंडरहैंड और इन्होंने हमारा कंधा इस्तेमाल किया, अपना काम निकलवा लिया इन्होंने। और पीपल्स पार्टी खुल के इल्ज़ाम लगाती रही और ख़ास तौर पे ये इल्ज़ाम आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन है उसमें खुल के सामने आए। बिलावल ने सिलेक्टेड कह दिया नवाज शरीफ साहब को। ये वही बिलावल थे जो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ कराची के पीडीएम के जलसे में स्टेज पर खड़े होकर मरीम बीबी ने कहा कि बिलावल आइंदा हमने माजी वाली सियासत नहीं करनी, आइंदा हमने एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं है, हमने बड़ी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी। वही दोबारा से इल्ज़ाम दोहरा दिए गए। अब जो जरदारी साहब का ये स्टेटमेंट है, देखिए इस मुल्क में कहने या ना कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही बड़ी ताकत है जिसको जो माजी में बहुत डिसाइसिव किरदार अदा करती रही है सियासत के अंदर। तो जरदारी साहब अगर इशारा कर रहे हैं तो वो यकीनी तौर पे जमात इस्लामी की तरफ तो नहीं कर रहे होंगे या वो किसी और छोटी पार्टी की तरफ तो नहीं कर रहे होंगे इशारा। उनका इशारा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही लग रहा है बज़ाहिरन। तो जहाँ तक ये बात है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने किसी को कहा या वो किसी से कहे और आगे से कोई उसको इनकार कर दे, ये बात मैं नहीं मानने को तैयार। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट किसी को कहे, ये बात माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को या हमारे सियासी मारूजी हालात को देखते हुए मानी जा सकती है, लेकिन ये नहीं मानी जा सकती बात कि इस्टेब्लिशमेंट किसी को ऑफर करवाए और वो शख्सियत कह दे कि नहीं जी हम तो नहीं आएंगे अब इस खेल के अंदर हम, और वो आगे से उनको शटअप कॉल दे दे। इतना उसामा तप्पड़ नहीं है इस मुल्क में किसी भी। नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब भी तो यही कहते हैं, वो तो ये खबरें छपा रहे हैं मीडिया में कि जी हमें तो कहा जा रहा है, हमें तो बुलाया जा रहा है, लंदन से भी सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन हम तैयार नहीं हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगले महीने भी होंगे, ये खबरें चल रही हैं। ये तो उसामा सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। उन्होंने एक जो बयानिया बना दिया था, एंटी स्टेट बयानिया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया और एक इनकलाबी बयानिया और वोट को इज्जत दो का बयानिया, और वो ये कहते रहे कि जी फौज और उन्होंने खुल के नाम ले दिया था। आप जानते हैं उनकी चूंकि तकरीरें वगैरह नहीं कौम को हम दिखा सकते, पैमरा ने इस पर पाबंदी लगा रखी है। उन्होंने तो खुल के मुल्क की आम सीक्रेट एजेंसी के सरबराह पर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने मुल्क की आर्मी चीफ को रंगेत दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को रंगेत दिया। उन्होंने कहा जी इन सब ने नेक्सस बना के, तो वो तो एक जिस एक्सटेंट पर चले गए थे वो वहां से वापस नहीं आ सकते हैं। और उन्होंने अपने वोट बैंक को इंटैक्ट ही इस तरह से किया, इस बयानिए के जरिए से। अब अगर वो इस बयानिए से पीछे हटते थे तो उनका वोट बैंक, क्योंकि उनके पास अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात, केसेस, करप्शन, सारा कुछ जो अब शहबाज शरीफ साहब और उनके खानदान के निकल रहे हैं स्कैंडल, यानी पियोन शरीफ ग्रुप के पियोन ने 5 अरब रुपए जमा करवा दिए और वो शरीफ ग्रुप वो हड़प कर गया, खा गया। ये भी नहीं पूछा कि भाई किसी ने गलती से मेरे अकाउंट में इतने पैसे करवा दिए तो क्यों करवा दिए, वापस कर देते हैं उसको। वो पैसा हड़प करके खा गए। तो अब उनके पास और तो कोई जवाब है नहीं सिवाय ये बयानिया गढ़ने के कि जी हमें तो फौज मारना चाहती है, हमें अदलिया मारना चाहती है, साकिब निसार ये कर रहा था, फलाना ये कर रहा था। और बैद नहीं है कि आज के चीफ जस्टिस मौजूदा ऑनरेबल
गुलजार साहब जो हैं जब वो ओहदे से रिटायर होंगे ये उनके खिलाफ भी कैंपेन चला रहे होंगे। अब ये लिख के रख लें मेरे अल्फाज आप इस प्रोग्राम में। अच्छा लगारी साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की और उस पर साफ़ियों ने भी बड़ी बात की कि आपने कहा कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या अब लोग जीत गए हैं तो क्या अब इस्तीफ़े की ऑप्शन ली जाएगी। तो ये बात बड़ी ज़बरदस्त है, वो इसलिए कि जरदारी साहब भी इस बात पर कायम रहे कि जी इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, सिस्टम में रह कर करना चाहिए। अब सारों को उनकी बात माननी पड़ी और जो सक्सेस उनको मिल रही है वो जरदारी साहब की बात पर मिल रही है। तो क्या आपको लगता है कि जरदारी साहब को ये खौफ है कि जी नून लीग फिर डील कर जाएगी? क्योंकि एतजाज़ अहसन साहब कह रहे हैं बकौल उनके, उन्होंने प्रोग्राम में बात की है टीवी पर कि जी डील तो नून लीग ने डन कर ली। तो जरदारी साहब ये हमेशा खौफ में रहते हैं कि कहीं नून लीग ना डील डन कर जाए। तो अब भी उनको ये खौफ है कि पंजाब में हमने रास्ता बनाना है, पंजाब में हमने अब आगे अब ज़िमनी इलेक्शन में बहुत बेहतर पीपल्स पार्टी ने कारकर्दगी दिखाई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हम कह सकते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। कुछ ना कुछ एक तरह से नज़र आ रहा है, शायद कुछ रिवाइवल की तरफ जा रहा है मामला। तो जरदारी साहब पंजाब में आने के लिए कहीं इस तरह की बातें तो नहीं कर रहे कि भाई ये एक्सपोज हो जाए, नून लीग ना डील कर जाए कहीं? जी देखें, पाकिस्तान के अंदर सिविलियन बालादस्ती की मंजिल अभी बहुत दूर पड़ी है। अब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही जो भी बरसरे इक़्तिदार आएगा वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी मंशा के ख़िलाफ़ नहीं आ सकता है, कोई भी सूरत हाल हो। मतलब इतनी बात तो सबको समझ में आती है, लोग करते भी हैं इतनी बात तो। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी ऐसा नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल राइट ऐसे कह दें कि जनाब बिल्कुल और हमको कुछ सुनने को तैयार नहीं है, हमारी कोई बात नहीं है। इस तरह की बात दोनों बड़ी पार्टियां नहीं कर सकती हैं, इसलिए कि इन्होंने अगर इक़्तिदार में आना है या तो इस बात को जहन से निकाल दें कि हमने इक़्तिदार में आना है और फिर पार्टी की जो भी हालत हो वो भी अपनी जगह पर है। लेकिन अगर इक़्तिदार में आना है तो आपको किसी न किसी रास्ते से आना होगा, कोई ना कोई रास्ता बनाना। मुज़ाकरात के ज़रिए हालात पैदा करने का आखिरी मौका और आखिरी वक्त वो था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुज़ाकरात भी किए थे और कुछ चीज़ें तय भी हुई थी जिन पर अमल नहीं हो सका और वो अपनी जान से चली गई थी। एक बात तो ये बिल्कुल तय है, वो लाहौर पहुँचे थे नेग्रो पोंटे और रिचर्ड आर्मटेज और वो बातचीत करने जा रहे थे तो बेनज़ीर ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं इनसे बात नहीं कर रही हूँ और फिर उसके बाद वो दुबई चली गई थी और फिर जो भी हुआ वो सब आपके सामने है। तो एक नहीं है कि आपको अपनी इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी होती है, तो दुनिया भर में जो मोस्ट पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ ही उसकी भी आशीर्वाद होती है। हम इंतहाई अफसोस से, दुख से, तकलीफ़ से ये बात कहते हैं कि आप जनरल हमीद गुल की बात ही अपने जहन में रख लें। हर आदमी को पता है, हर आदमी ने देखी हुई है कि कहाँ से फ़ैसले आते हैं और किस तरह से फ़ैसले होते हैं। ये बात है कि आपकी जो भी इंतज़ामी एजेंसी बनती है, जो आपका कारोबार सल्तनत चलाती है, वो नाजिल होती है। ज़ाहिर लोगों का वोट बैंक भी होता है, किसी हद तक काम कर रहा होता है और किसी की तरह से घेर घार कर लोगों को लेकर आया जाता है। एक तो ये है कि जरदारी साहब ये आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जी मुझे कोई ऑफ़र हो रही है और मैं उसको कबूल नहीं कर रहा हूँ। इस तरह का सिग्नल भी किसी न किसी आशीर्वाद से ही हो सकता है। और दूसरी बात ये कि PMLN जो है उसने जब ये कहा था इसी साल मार्च में, जब वो ये लॉन्ग मार्च की बातें सोच रहे थे, तो उस वक्त मोहतरमा मरियम नवाज़ ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि हम चाहते हैं हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। तो ये भी इन्होंने अचानक यू टर्न तो नहीं लिया था, ये बहुत बड़ा यू टर्न था। उसके जो PDM के बेसिक पॉइंट्स से उससे ये वो कर रहे थे, इनहराफ कर रही थी। तो उस वक्त भी ज़ाहिर है कोई ना कोई बात हुई होगी और डील जो है वो मरहलावार चलती रहती है और हर तरफ बातचीत होती रहती है और बातचीत के बाद ही कुछ चीज़ें सामने आती हैं। ये इस तरह के कई इक़दाम किए जाए और फिर रिट्रीट किया गया। नवाज शरीफ साहब ने बड़े इक़दाम किए, 1 2 3 जो है उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी अपने दौर के आर्मी चीफ के साथ। आसिफ नवाज से इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, असलम बेग साहब से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और उसके बाद जो है वो उनके काकर साहब से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। जहांगीर करामत को उन्होंने निकाल दिया था, परवेज़ मुशर्रफ से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और उसके बाद जो है राहिल शरीफ से कौन से अच्छे थे और कमर जावेद बाजवा साहब से कौन से अच्छे ताल्लुकात थे। तो उन्होंने भी अपने ताल्लुकात के मद में कभी भी इस तरह नहीं किया। और ये जो वोट बैंक इंटैक्ट है,
अगर इस बयाने पर इंटैक्ट है कि वो इदारे के खिलाफ और लोगों का माहौल बनाकर उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं, तो ये उनका फैसला है। और इस तरह से वो बरकरार, जिस तरह से हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त अमीर अब्बास कह रहे हैं कि इस तरह से वो इंटैक्ट रखना चाहते हैं, तो इसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक मैं कहता हूँ कि एक पीसफुल, एक पुरअमन, एक बगैर किसी तनाज़े में पड़े एक मुज़ाकरात का भी तो माहौल बन सकता है, निगोशिएट भी तो कर सकते हैं ना, कि बैठ कर बात की जाए कि जनाब चीज़ों को हम किस तरह से मिल बैठ कर तय करें। इस वक्त जो मुल्क जिस बहरान का शिकार है वो एक बहुत वसीउल बुनियाद हम महंगी की तकाजा कर रहा है। कौन करता है, कौन नहीं करता है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो चौधरी शुजात हुसैन ने कहा था कि अगले वक्त में सामने वो ज़माना आ रहा है, वो वक्त बहुत करीब आ रहा है जब कोई भी शख्स वज़ीर आज़म बनना नहीं चाहेगा। मेरे ख्याल में ये वक्त भी करीब आ गया। अच्छा अमीर अब्बास, ये बताएं कि अब अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन की बात करें तो उसमें ये कहा जा रहा है कि शिकस्त की वजह से महंगाई नहीं, अंदर के इख्तलाफात थे, यानी कोई दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, MNA है, MP है, वज़रा है, अपने एक तो लोगों को सामने ले आए और जिसके खिलाफ इमरान खान सब निकले थे, मरूसी सियासत। ना सिर्फ ये हुआ बल्कि ऐसे है कि जी टिकट किसी को मिला है, आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का खुद ही खड़ा हो गया और वो डिवाइड हो गए वोट्स। तो ये क्या वजह है? डिसिप्लिन की कमी है? शख्सी सियासत तो यहाँ भी नजर आती है। इमरान खान साहब है तो तहरीक इंसाफ है, वही बात नून लीग में भी है, यही बात जरदारी साहब आप देख लें पीपल्स पार्टी में स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, बिलावल साहब उनके डिसीजंस हैं, मौलाना साहब की पार्टी JUIF है, ANP में आपको वली खानदान, तो ये बड़ी पार्टीज़ में ये है। तो क्या इमरान खान साहब की सुनते नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है? क्या आज जनाब रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि इन्हीं के लोगों ने दूसरों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया? उसामा, ये एक बहुत सोची समझी चाल है तहरीक इंसाफ की और मीडिया उस चाल में फंस रहा है। चाल ये है कि मीडिया के ऊपर जो डिस्कशन हो रही है कि तहरीक इंसाफ को इतना बड़ा अपसेट हुआ है वहाँ जहाँ उनकी 8.25 साल से हुकूमत है, तो मीडिया कहीं ये सवाल ना उठाना शुरू कर दे कि अवाम, कौम, इमरान खान के वोटर, सपोर्टर, सिंपथाइजर इमरान खान की गवर्नेंस से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मीडिया इस नुक्ते की तरफ ना जाना चाहे, इसलिए इन्होंने ये सारा धारा मोड़ दिया है कि जी अंदरूनी इख्तलाफात है। अच्छा भाई, अगर अंदरूनी इख्तलाफात यहां थे तो ये जो 14 में से 12 ज़िमनी इलेक्शन हारे हो आप, उसमें कौन से इख्तलाफात थे? ये जो कंटोनमेंट के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के अंदर आप लाहौर में पिट गए, मुल्तान में पिट गए, रावलपिंडी में पिट गए, सिंध में पिट गए, इधर पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें कौन से इख्तलाफात थे? ये मीडिया को बड़े कमाल तरीके से किया है और सारा मीडिया इस पे लगा हुआ है कि जी अंदरूनी इख्तलाफात थे, PTI के खिलाफ लड़ रही थी। असल चीज से सरफ नजर कर दो, क्योंकि वो है असल जो इमरान खान साहब का जहां पे फेलियर है। मगर और फेलियर ये है कि आपने गिलगित बल्तिस्तान में तो जीते हैं अमीर अब्बास। देखिए उसामा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, इन दोनों के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं और वहां एक मिजाज है कि जो गवर्नमेंट जो पावर में है, जो भी पार्टी, उसी को वोट मिलता है। उनकी वजह यह कि वो मजबूर है बेचारे, वो बड़ी कसम पुरसी की हालत में। उनको पता है कि अगर हम, यानी आपका एक जो मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर है, वो तो एक वाइस राय लॉर्ड माउंट बटन जाके बन के बैठ जाता है वहां पे। वहां का चीफ सेक्रेटरी और वहां की IG की क्या हैसियत और क्या औकात है, वहां की ब्यूरोक्रेसी, वहां की हुकूमत को फंड से जाते हैं। तो वो तो बेचारे पिसे हुए लोग हैं आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के। उनको पता है कि ये हमारे माई बाप है जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, अगर हम इनके साथ टक्कर ले लेंगे, इनके खिलाफ चलेंगे, ये तो हमारा नाटका बंद कर देंगे। तो वो मजबूरी को वोट देते हैं। लेकिन ये तो हुआ है, अकरबा परवरी नजर आई है, जिस तरह टिकट बांटे गए हैं, रिश्तेदार तो वहां नजर आ रहे हैं। दूसरा ये भी है कि एक जगह पर 2-2 लोग तो खड़े थे, कहीं आजाद उम्मीदवार को कहा जा रही तहरीक इंसाफ का ही था, टिकट भी कहीं मिली। अगर हर हल्के में तो ये नहीं हुआ होगा, आपकी बात, वो बात दुरुस्त है, लेकिन ये तो रिश्तेदारों को टिकट तो मिले हैं। बट उसामा, ये बिल्कुल ठीक है, यानी एक को टिकट दिया, दूसरा नाराज होकर उसने कहा ठीक है मुझे टिकट नहीं मिला, मैं आजाद लड़ूंगा। क्या ये चैलेंज सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए होता है? ये चैलेंज तो हर जमात के लिए है। जो 2018 में नून लीग ने जिनको टिकट दिया था और जो लेना चाहते थे, जिनको नहीं मिला, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए? नहीं, उन्होंने इलेक्शन की मिसाल है, या तो किसी और जमात का ले लिया या आजाद लड़ लिया।
तो ये सिनेरियो तो हर पार्टी का है। ये किसको पागल बना रही है तहरीक इंसाफ? ये लोगों के मुंह पे क्या उल्लू का पट्टा लिखा हुआ है? अच्छा, ये अपनी नालायकियों का और उसका सारा मलबा जो है वो जानबूझ के एक पोटली में डाल के लोगों का ज़हन उस तरफ कर दिया है कि भाई हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अच्छा, ये तो हम इस वजह से हार गए हैं। अच्छा, वैसे तो हमने जीत जाना था। एक और बात जो सामने आ रही नज़ीर लगारी साहब कि इमरान खान साहब क्रेडिट ले रहे हैं कि जी 74 साल में पहली दफ़ा ये हुआ है कि बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम हम लेकर आए हैं। इसका क्रेडिट तो दिया जाए कि तहसील की सतह पर लोग डायरेक्ट इलेक्ट होंगे, वो पार्टी के मोहताज नहीं हैं, आज़ाद लड़कर आ सकते हैं, इससे नई लीडरशिप मिलेगी। अब सिंध में ये एतराज़ हो रहा है, तमाम जमातें इकट्ठी हो गई हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, सब, उसमें नून लीग भी है कि वहाँ पर देखें ऐसा निज़ाम नहीं आ रहा। तो इमरान खान कह रहे हैं चलो हम हारे, लेकिन हमने निज़ाम देखे कैसा ज़बरदस्त दिया है, जहाँ हमारी बदतरीन जो अपोजिशन थी वो भी जीत कर आ सकती है और बाइख्तियार है वो, और हम उसको फंड्स भी देंगे। तो फिर दुकानें क्यों खुल गई हैं? अभी इलेक्शन हुए हैं, अभी दुकानें खुल गई हैं। आज़ादों को जो है वो हमारे यहाँ सरायकी में कहते हैं कड़ोकी होती है, और उसके अंदर फंसाने के लिए जो है अब आज़ाद उम्मीदवारों के लिए दुकानें क्यों खुल गई हैं, कारोबार क्यों खुल गया है, वहाँ पर उनको ऑफर्स क्यों हो रही हैं, क्यों पैसों के बारे में बात हो रही है, क्यों उनके साथ डील की बात हो रही है, क्यों उनको जॉब्स की ऑफ़र हो रही है, क्यों इस तरह से मामलात किए जा रहे हैं कि जनाब आ जाइए हमारे साथ शामिल हो जाइए और हमारे साथ, यानी ये इन्होंने इसलिए आज़ाद इलेक्शन करवाए थे कि आज़ाद उम्मीदवार जीतें तो अपनी आज़ाद हैसियत में रहें। देखते हैं कि कितने दिन ये आज़ाद हैसियत में रखते हैं या उनको क्या फंड्स देते हैं। इन्होंने तो वादा किया था एक दिन पहले इंतखाबी मुहिम के, तो यह आलम थी कि एक दिन पहले वज़ीर आला ने कहा कि हम 40% प्रोविंशियल बजट को हम डिवॉल्व करेंगे और नीचे ले जाएंगे। अब ये देखेंगे कि हम ये उसको कैसे ले जाते हैं, कैसे ये सारे का सारा बजट जो है 40% वो मौलाना फजल रहमान के और दीगर जीतने वालों के, आज़ाद जीतने वालों के हवाले करते हैं। मैं अमीर अब्बास साहब की इस बात को इंडोर्स करता हूँ और शिद्दत से करता हूँ कि इसका रुख मोड़ दिया गया। इनकी बदतरीन शिकस्त, इनका बयानिया शिकस्त खा गया, इनकी तब्दीली शिकस्त खा गई, इनका सुनामी शिकस्त खा गया, इनका विजन शिकस्त खा गया, इनकी अप्रोच शिकस्त खा गई। इनकी जितनी भी 22, 23, 24 साल की जितनी इन्होंने जो मुहिम की थी, जो वादे किए थे, जो इंसाफ 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 की रट लगाई थी, जिस तरह से चीखो पुकार मचाई थी, वो टोटल फेलुअर हुआ है, एब्सोल्युटली क्लैप्स हो गया है और उसने मुल्क को खतरनाक हालात में डाल दिया है। अब जिस तरह से बनाई जा रही तामीलें घड़ी जा रही हैं, लेकिन असल हकीकत यह है कि अपनी कारकर्दगी की वजह से नाकाम ये हारे हैं, ये बात है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। मुझे ब्रेक लेनी है न्यूज़ अपडेट से और उसके बाद बात करेंगे गैस बहरान की। कराची समेत पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर समेत पूरे मुल्क में तारीख का बदतरीन गैस का बहरान नजर आ रहा है। इसकी क्या वजह है, क्यों पहले से इसकी तैयारी नहीं की जा सकी? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। कप्तान इमरान खान साहब की टीम का हाल ये हो गया है कि अपने ही खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं। अब हुआ ये है कि हमाद अजहर साहब को लाया गया था कुछ अर्सा पहले, जनाब वज़ीर तवानाई, और अब उनको ख़त लिखे जा रहे हैं। MNA आफ्ताब सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने ख़त लिखा है हमाद अजहर साहब को और उसमें खरी खरी सुनाई है। वो कह रहे हैं जी मेरा हल्का है 247 कराची और गैस की सप्लाई बिल्कुल नहीं है, अक्टूबर से गैस का मसला है, आपको बार बार मैसेजेस भी किए लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपका रवैया इंतहाई शर्मनाक है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि यही रवैया रहा तो बल्दियाती इलेक्शन में कराची में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नज़ीर लगारी साहब, आप चूँकि कराची में मौजूद हैं, आप इन हालात को फेस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। कराची में इतना गैस का बहरान शायद कभी नहीं था, यानी CNG में भी ये सुना था कि जी अच्छा इतने बजे से इतने बजे तक होगी, बाकी मुल्क में बिल्कुल ही बंद हो जाती थी, तो यहाँ कराची में कुछ दिन होते थे, इस तरह से होता था। आज तो घरों में गैस बिल्कुल नहीं आ रही, इतनी बुरी सूरत हाल है। ये हुकूमत से गलती कहाँ हुई? ये तो नहीं हो सकता हुकूमत इसलिए होती है कि आपको पता तो था यह आबादी है, इतनी गैस हमारे पास सर्दियों में होगी, किल्लत होगी, हम नहीं दे सकेंगे, तो ये पहले ही बता देते, लोग कुछ इंतज़ाम कर लेते। ये क्या हुआ है? पहली बात यह है कि हुकूमत होती तो इंतज़ाम करती। हुकूमत
एग्जिस्ट नहीं करती है, इनको पता नहीं है चीज़ों का, और ये कतईयत के साथ अपने मनमाने फैसले मुसल्लत करते हैं लोगों के ऊपर। इस वक्त डिफेंस में DHA में गैस नहीं है, ज़ीरो गैस, क्लिफ्टन में नहीं है। अच्छा, ये भी है कि पाकिस्तान का जो कराची में सिंध का और मुल्क का अहम हुक्मरान तबका है, इस्टेब्लिशमेंट का तबका है या ब्यूरोक्रेसी का तबका है या पॉलिटिशियन है, वो सारे इन्हीं इलाकों में रहते हैं। यहाँ गैस नहीं है और शहर के दीगर बड़े इलाकों में गैस नहीं है, और लोग जो हैं जो कच्ची आबादी में वो तो लकड़ियाँ काट कर गुजारा करें, लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही हैं, इसलिए कि लकड़ियों को जंगल नहीं रहे हैं। एक ज़माने में होता था, लकड़ियाँ काट कर लोग गुजारा किया करते थे। मिट्टी के तेल के चूल्हे वापस आ गए कई जगहों पर। कई जगहों पर मैंने अजीब सूरत हाल देखी है कि लोग गैस की बहुत थोड़ी सी गैस आती है तो वह साथ में लकड़ी लगा लेते हैं और लकड़ियाँ और गैस मिलाकर उस पर खाना बनाते हैं। ये मैंने खुद देखा है बनता हुआ। तो ये है शहर की सूरत हाल। और नागा किस वक्त होता है? सुबह 7 बजे से 9 बजे के दरमियान बच्चों के स्कूल के जाने का टाइम है और नाश्ते का वक्त है, और दोपहर को 1 बजे से 3 बजे या 3:30 बजे के दरमियान, ये ताकि दोपहर का खाना ना खाएं। और रात को जो है वो 7 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक गैस नहीं होती है। ये तो बिल्कुल, बाकी तो बहुत लो हो तो आती है, लेकिन इन औकात में टोटल नागा होता है। जबकि ये कहा गया था कि ऐसे वक्त में इन औकात में जो है वो नागार भी नहीं होगा और लोड शेडिंग भी नहीं होगी गैस की। अच्छा, गैस का बहरान इनका अपना पैदा करदा है और इंतहाई नाअहल किस्म के वज़ीर को मुसल्लत किया गया है जिसको इन चीज़ों की इल्म भी नहीं है। अच्छा। इसलिए कि मैनेज करना पड़ता है ना आपको। माजी के में हुकूमतें भी तो मैनेज करती रही हैं चीज़ों को, और वो जो पुराने पाकिस्तान की पुरानी हुकूमतें थीं उनके दौर में इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी कि डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है उसको भी आप अचानक गैस बंद कर दें तो पूरा पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा तो उस पर चला गया था गैस के ऊपर। अब गैस है नहीं और लोग इस तरह से अपना किस तरह गुजारा कर रहे हैं, तो शायद हुक्मरानों को, अच्छा, वो लोगों का सब्र आजमाना चाहते हैं कि कितना इनको इस हद तक कर दो कि ये या तो फट पड़े या मर जाएं। यानी एक बात इन्होंने तय कर रखी है कि लोगों की कुव्वत इरादे को बेदर्दी के साथ कुचल दिया जाए और उनकी ख्वाहिशात को, यानी जिंदगी का बुनियादी जरिया ग़िज़ा है ना, उसको भी खत्म कर दिया जाए। यहाँ तक ये पहुँच चुके हैं और अब ये तवक्को भी रखते हैं कि हमारी कारकर्दगी पर हमें शाबाश भी दी जाए, तालियां भी बजाई जाए, वोट भी दिए जाए। इनका ये भी वो है। और फिर ये कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर वो सामने ले आते हैं और उसके ऊपर जो है इनके ये सिलसिले चलते रहते हैं। आपने क्यों नहीं किया? अब आप करते, एक काम तो कर सकते थे ना कि भाई हम इनिशिएट कर रहे हैं, हम जो मुआहदे नहीं कर पाए थे या नहीं चल पाए थे या जिनको नहीं करते, ईरान पाक ईरान गैस पाइपलाइन को हम रिस्टोर कर रहे हैं जी, हम अपने इलाके में बिछाने का काम शुरू करते हैं तरजीही बुनियादों पर। और तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन थी, उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन थी, ये मंसूबे चल सकते थे। अब आपको यहाँ पर पिछले अगस्त से अगर यहाँ तालिबान की हुकूमत है, ये तो कम अज़ कम गुज़रगाहें तो आपके पास हो सकती हैं, आप इस तरह के मुआहदे करके चीज़ों को कुछ कर सकते थे। और फिर ये कि ये जो बहरान पैदा किया गया, ये तो नाअहली, यानी नालायकी और उससे बढ़कर यानी हालात से बेखबरी का ये आलम है कि उनको पता भी नहीं है कि क्राइसिस इनके सर पर पड़ा है। अच्छा, ये आज पैदा हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ग़िज़ा का क्राइसिस पैदा होने वाला है और आपका पेट्रोल का क्राइसिस पैदा हो सकता है। इस तरह के बहुत से क्राइसिस आपके सामने खड़े होंगे और फिर देखना कि क्या सूरत हाल होती है। इन्होंने नाअहली की इंतहा कर दी। अच्छा, अमीर अब्बास, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी आदतें बदल लें। अब ये जो आदत पड़ गई है कि जी घर में आपको गैस मिलेगी और ये पाइप के थ्रू आएगी, ये नहीं हो सकता। अब सिलेंडर्स वाला मामला चलेगा। मेरे घर में खुद ये मसला है, पूरे पाकिस्तान में अब ये मसला आ रहा है। जवाब ये दिया जाता है जी 37% या 30-35% लोगों के पास गैस थी, बाकी मेजॉरिटी के पास 70% लोगों के पास तो कभी भी गैस नहीं रही मुल्क में, तो बाकियों को भी आदतें बदलनी होगी। ये जवाब किस हद तक दुरुस्त है? हत्ता के सुई सदन के जो तर्जमान हैं उन्होंने कहा कि जी हम क्या करें, घरों को गैस मुंतकिली के लिए हम जाते हैं तो सनतकारों ने स्टे ले लिया हुआ है कि जी हमारी गैस आप घरों तक ना दें। तो ये मसाइल हैं। 9 साल की गैस रह गई है, ये तो करना पड़ेगा। आगे से जवाब भी आता है, महादत साहब, फवाद चौधरी साहब वो इस तरह के बयान देते हैं। तो यानी इसका मतलब है कोई हल नहीं है हमारे पास, आप लोग खुद कोई और तैयारी कर लें। लेकिन ये आप पहले बता देते कि जनाब ये है, अल्टरनेट की तरफ जाएँ, हम तो गैस नहीं दे रहे। जवाब भी नहीं देना
और आगे से इस तरह के आप जवाब दे देते हैं कि जनाब ये वजह है, ये वजह है? उसामा, बिल्कुल वाकई लोगों को अपनी आदतें बदल लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो एक ख्वाब फरोश था, उसने जो ख्वाब बेचे और इस कौम के करोड़ों लोगों ने ख्वाब ख़रीदे, तो वो जो इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा था ना कि ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। अब तो जिन्होंने इनको वोट दिए, जिन्होंने इनके साथ मोहब्बत की, जिन्होंने इमरान खान साहब का एक खूबसूरत मुजस्समा महबूब की तरह अपने दिल में और अपने दिमाग पे उतारा था और इश्क किया था जिन्होंने इमरान खान साहब से, इनके जो सिंपथाइज़र थे, हमदर्द थे, फॉलोअर थे, वोटर थे, सपोर्टर थे, उनको क्या पता था कि हम जिसको अपना महबूब बनाकर अपने अंदर उतार रहे हैं, कल को उसकी इतनी मुहीब किस्म की शक्ल हमारे सामने आ जाएगी उसकी हुक्मरानी की वजह से। वाकई अब लोगों को आदतें बदल लेनी चाहिए, क्योंकि ये इमरान खान का दौर है, इसमें यू टर्न लिए जाते हैं। आदतें लोगों को बदल लेनी चाहिए क्योंकि ये इमरान खान का दौर है, इसमें उसूलों पर समझौते किए जाते हैं। लोगों को अपनी आदत बदल लेनी चाहिए क्योंकि इमरान खान का दौर है। इमरान खान ने कहा था कि गवर्नर हाउसेज जो है वो आवाम के इस्तेमाल में लाए जाएंगे, लेकिन लोगों को वो आदतें छोड़ देनी चाहिए। अब लोगों को ये आदतें अपना लेनी चाहिए जहां गवर्नर हाउसेज गवर्नर्स के ही ज़ेर इस्तेमाल रहेंगे और गवर्नर हाउस सिंध के अंदर फिर ऐवान सदर की एक शख्सियत उठेगी और वहां पर जाके अपने बेटे के ज़ाती कारोबार के लिए एक तकरीब मुनक्किद करेगी। लोगों को आदतें बदल लेनी चाहिए। इमरान खान ने कहा था कि मैं पुलिस में इस्लाहात लेकर आऊंगा। लोगों को आदतें वो लोगों को वो ख्वाब झटक देने चाहिए। वो नहीं हो सकता। अब ये जो इमरान खान है वो बिल्कुल यकसर, यानी वो अब कह रहे हैं कि हम अपनी वो सोच ही बदल दें, जो तब्दीली की सोच इन्होंने लोगों को दी थी, जो एक नए पाकिस्तान की बात उन्होंने की थी, जहां पे एक नया कानून होगा। वो जो मंटो ने अफसाना लिखा था, वो अफसाना तो यहां पे इमरान खान साहब के ऊपर भी कोई अफसाना लिखे ना कि एक नया कानून, एक नई रियासत, एक नया निजाम, एक नया दस्तूर, एक नया मुआहदा इमरानी होने की बात हो रही थी, खोलकर सामने रख दी। मगर वो कहते हैं कि गैस है ही नहीं, पूरे मुल्क में सिर्फ 9 साल के लिए रह गई है, अब भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं ज्यादातर। तो कहां से लाएं हम कैसे आपको दे दें? है ही नहीं, मुल्क में गैस ही नहीं रही, बाहर से मंगवा रहे हैं, वो भी बड़ी महंगी है। तो हम सनतों को चला सकते हैं, कैसे मुल्क चलाएं? वरना अब एक चीज ही नहीं है, हम कहां से दे दें? ठीक है, ये इसमें बिल्कुल इस जो वो बात फरमा रहे हैं इसमें लॉजिक है, लेकिन आप ये देखें दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जहां पे गैस जैसे कीमती कुदरती जो नेचुरल रिसोर्स है उसको गाड़ियों में सीएनजी की तरह नहीं झोंका जाता, उसमें घरों के चूल्हों में या गीजर के अंदर जला के नहीं झोंका जाता। ये वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने लोगों को मुतबादिल में तो देना है ना। आप मुझसे ले ले गैस, मुझे ना दे गैस, लेकिन अगर आप मुझसे गैस लेके मुझे कहें कि 10,500 रुपए का 45 किलो का एलपीजी का सिलेंडर भरवा के लेकर आओ, तो फिर मैं तुफ नहीं करूंगा ऐसी पॉलिसीज के ऊपर और ऐसे निजाम के ऊपर। अगर आप मुझे कहें कि हाँ तुम्हें गैस नहीं देंगे और मुझे आप 20-25 रुपए का बिजली का यूनिट दें और मैं क्यों कहें कि मैं उस बिजली के यूनिट के जरिए से गीजर चलाऊं और घर पे चूल्हा चलाऊं और बाकी जो है वो जरूरत की चीजें इस्तेमाल करूं, तो फिर तो मैं कैसे इस निजाम को एक्सेप्ट करूंगा? सही है, आप ले ले गैस हमसे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतने अहम कुदरती जो खजाना है उसको जाया नहीं करना चाहिए, तो लोगों को मुतबादिल में तो देना, मुतबादिल रियासत ने देना है। मुझे तो गैस से कोई इश्क नहीं है, ना आपको होगा ना लगारी साहब को होगा, लेकिन मुतबादिल में तो आप लोगों को देना। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है, कुछ ही सेकंड मेरे पास है। नज़ीर लगारी साहब, बहुत मुख्तसर वक्त में ये फरमाइएगा ब्रेक से पहले कि जी ये कहा जाता है 18वीं तरमीम के बाद आप अपना कर सकते हैं, एनर्जी के काम खुद कर सकते हैं जनाब, आप बिजली खाने खुद बनाएं, तो ये बात कही जाती है, ये कहाँ तक दुरुस्त है कि कोई गैस का बहरान भी कुछ सूबाई हुकूमत चले, पीपल्स पार्टी कुछ कर ले, बाकी जगहों पर तो चले अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी कुछ कराची के सिंध के लोगों को कुछ दे सकती है तवानाई के हवाले से? देखिए, सिंध हुकूमत कर सकती है या नहीं कर सकती है, सिंध हुकूमत के पास होगी तो उसको देनी चाहिए। अगर उसके पास, अगर वो खुद इस्तेमाल कर रही है तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर सिंध हुकूमत के पर्सनल किसी काम में आ रही है तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर जरदारी साहब के घर में है और किसी और के पास नहीं है तो उनके पास भी नहीं होनी चाहिए। ये कतन तय बात है। ये नहीं है कि हुक्मरान जो हैं वो तो उससे इस्तेफादा करें और आम लोग जो हैं वो उससे वो करें। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि अपना इंतज़ाम करें, तो फिर हुकूमत किस लिए होती है, फिर गवर्नेंस किस लिए होती है? क्या आपका काम बैठ कर काबीना के इजलास करके और मुख्तलिफ इदारों के इजलास करके पार्लियामेंट में बैठ कर सिर्फ आपने जो है वो तकरीरें करनी है या बातचीत करनी है या बहस करनी है?
इस तरह की चीज़ों के बारे में अवाम अपना खुद करें, अवाम अपनी रोटी भी खुद हासिल करें, अवाम अपने मेहनत भी खुद करें, अवाम अपना रोज़गार भी खुद तलाश करें। आप लोगों को बेरोज़गार करें, आप लोगों के छाबड़े उलट दें, आप लोगों के जो हैं वो ठेले उजाड़ दें, आप लोगों के कच्चे घर उजाड़ दें और आप जो है उनसे कहें कि अपना घर भी खुद तलाश करो, अपना सब कुछ खुद तलाश करो, अपनी ज़िंदगी भी जिस तरह से गुजारो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और फिर ठीक है कि थाने में अगर कोई आपको कत्ल कर दे, थाना कोई कार्रवाई नहीं करेगा, अगर कोई पटवार वाले आपके खाते दूसरे को इसमें बदल दें, हम क्या करें? आप अपना खुद इंतज़ाम करें। ये अगर कोई आपको कहीं से पानी की ज़राअत में आपको पानी चाहिए नहीं, वो आप पाशी का महकमा नहीं देगा, आप आसमान से लें, जो भी करें, हमारा इसमें कोई गर्ज नहीं है। हमारे अपने खेतों में जा रही है, हुक्मरानों के खेतों में जा रही है, इससे रियासत का कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर ऐसी हुकूमत है क्यों भाई? किस लिए अपना वजूद रखती है? इस हुकूमत को हमने क्या करना है? इस हुकूमत के वजूद का जवाब क्या है जो अपने लोगों को कोई चीज़ देने की बजाय ये कहती है कि जनाब अपना इंतजाम खुद ही कर लो। मुझे तो ब्रेक लेनी है और बिल्कुल ये बात दुरुस्त हारिस साहब की और अमीर अब्बास की कि जी फिर हुकूमत किस लिए है? जो बुनियादी ज़रूरियात हैं अगर वो हुकूमत नहीं दे रही, पहले ही हम प्राइवेट माफिया के पीछे जो है ना बर्बाद हो रहे हैं, चाहे खुराक का मामला हो, सेहत का हो, हत्ता कि सिक्योरिटी भी जनाब आप देखें आपको जगह जगह प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स नज़र आएंगे, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम नज़र आएंगी कि जी वो अपना इंतजाम खुद करें, सीवेज का भी और ये सब कुछ। तो कहाँ कहाँ अब हुकूमत पीछे हटती जाएगी और प्राइवेट माफिया को, अब गैस का भी एक माफिया नया बन जाएगा सबके लिए। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कहा गया इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए, कहा गया कि जी अपोजिशन का माउथ पीस है, अब माफ़ी मांग ली गई है और बड़ी बात यह है कि माफ़ी कबूल की गई है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। आज़म स्वाति साहब वफाकी वज़ीर हैं, पेश होते हैं इलेक्शन कमीशन में और उसके बाद बाहर आकर कहते हैं मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि माज़रत कबूल करने पर इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूं और ये भी कहा हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार हो। अब किस तरह से वो याद कराया जाए वो जुमला कि जहां पर आज़म स्वाति साहब भी कह रहे थे अमीर अब्बास के जी आग लगा देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद लगा था कि पता नहीं क्या कुछ कर दिया जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने कहा था ये माउथ पीस बना हुआ है, इतना ही शौक़ है तो जाकर अपोजिशन को ज्वाइन कर लिया जाए, और उसके बाद लिख कर माफ़ी मांगी जाती है। अब उसको हम क्या कहें जो ख़बर वो देते रहे कि जी इनके लोग मिले हुए हैं अपोजिशन से, उसको फेक न्यूज़ कहें, अब वो सियासी जुमले थे, सियासी जुमलेबाजी थी, क्या कहा जाए? क्योंकि ये तो इलेक्शन कमीशन अगर नाअहली की तरफ चला जाता, इससे आगे बढ़ता तो एक बहरान भी आ सकता था। तो आइंदा अब सब मोहतात हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात करने में। एक मुकमुका है सिस्टम के अंदर उसामा, वो हमें जगह जगह पे नज़र आता है। कॉम्प्रोमाइज़ हैं, सियासतदानों की जो गैर जिम्मेदाराना इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं, आप उनको देख लें। जैसे दोनों फेडरल मिनिस्टर हैं, दोनों ने एक बयान दे दिया और फिर जाके माफ़ी मांग ली। भाई अगर आप इतना बड़ा बयान दे रहे हैं तो पर हिम्मत करें ना, कुछ दिन तो डट के खड़े हों इलेक्शन कमीशन के सामने और आप कहें कि हाँ हमने जो कहा है। और इनकी शिकायत क्या थी? शिकायत तो ये थी कि इलेक्शन कमीशन दरअसल जो ये तरमीम लाना चाहते थे या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम लाना चाहते थे, इलेक्शन कमीशन उसको अपोज कर रहा था और इलेक्शन कमीशन उसके रास्ते में हायल हो गया। ये इनकी शिकायत थी। तो इनको पर कहना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को ना, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को माफ़ी मांगने के बजाय उसके सामने कहते कि भाई आप को कोई हक हासिल नहीं था कि आप जो हुकूमत पार्लियामेंट के ज़रिए से कानून में तरमीम करने जा रही है, ये कानून बदलने जा रही है, आप उसके रास्ते में रुकावट बने। तो या तो आप ये स्टैंड लेते, उन्हीं कदमों पे आप वापस पलट गए। और इलेक्शन कमीशन भी आप, एक तो ये इम्तिहान था इलेक्शन कमीशन के सामने, एक इम्तिहान आपने देख लिया जो फैसल वाडा साहब का केस है। 3.25 साल हो गए और एक शख्स जिसने मुबैना तौर पर अपना फेक जो उसने अपना एक ओथ लिया और उसके बाद वो 3.25 साल से वो अभी भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, कौमी असम्बली से डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हटाया गया, सेनेट में वो लग गए, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सका। तीसरा जो है वो डस्का इलेक्शन आप देख लें, जिसकी इतनी होशरुबा इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई और उसमें हुकूमत और हुकूमती इदारों का जो शर्मनाक किरदार सामने आया, उसके ऊपर भी अभी तक कोई ख़ास गर्मी हमें नज़र नहीं आ रही। तो इदारे हों, अफराद हों, ये असल में एक देखें ना पावर क्लब है।
वो पार्लियामेंट भी उस पावर क्लब का हिस्सा है, मुख्तलिफ इदारे भी उस पावर क्लब का हिस्सा हैं, उन इदारों के सरबराह भी उस पावर क्लब का हिस्सा हैं। ये सब एक दूसरे से बारगेन करते हैं, निगोशिएट करते हैं अपने उस पावर क्लाउड को बनाने के लिए, और ये सब एक दूसरे के मोहताज हैं, एक दूसरे की बैसाखियाँ इस्तेमाल करते हैं इक़्तिदार को के उस हिस्से को एंजॉय करने के लिए। तो ये कभी भी एक दूसरे के खिलाफ बहुत कम हमें माजी में भी नज़र आया है, और इन 3.25 सालों में भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आए हैं इदारों के दरमियान। अच्छा ये बताएं नज़ीर गारी साहब, वक्त मेरे पास कम रह गया, प्रोग्राम का टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, ये बताइए कि क्या अब ये जो माफ़ी मांगी गई और मंजूर कर ली गई, एक अच्छा खुश उसलूबी से मामला तय होता नज़र आ गया, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी इसी तरह से ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन उस पर भरपूर तरीके से अमल करेगा, या वो जो फंड्स की धमकी आई थी कि जी रोक लिए जाएंगे, तो वो मामला भी हो सकता है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? अभी उस मामले पर तो खैर बात नहीं हुई है, ये तो पूछ सकता था इलेक्शन कमीशन के जनाब आपने तो ये भी फरमाया था कि आप हमारे फंड्स रोक लेंगे, तो उसके बारे में अभी तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है एक इशू पर, बहुत से इश्यूज़ अभी बाकी हैं। क्या इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात जो इस एक्ट को जो अभी इन्होंने लाए हैं, इसके ज़रिए जो इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात सल्ब हुए हैं, उसकी जुरिस्डिक्शन में इंक्रोचमेंट हुई है, तो क्या इलेक्शन कमीशन उस पर जो है वो सब्र से बैठा रहेगा? एक तो मामला चैलेंज हो गया है, उसके बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा होती है। और ये कि ये जो बहुत सी मामूली चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये लाखों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को मैनेज करेंगे। जो आरटीएस को इलेक्शन कमीशन मैनेज नहीं कर सका था, वो इलेक्शन कमीशन कहाँ से लाएगा लाखों मशीनें, और फिर उनको मैनेज कैसे करेगा, और उस पर लोगों को ट्रेंड कैसे करेगा, और किस तरह से होगा। इलेक्शन जो है वो चुटकी में बजाते ही वो आराम से रिग्ड हो जाएगा, मैनिपुलेट हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, ये सारा कुछ इंतज़ामात, इसके बारे में शक व शुबात बाकी मौजूद रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन हाँ कंप्रोमाइज़, मैं इलेक्शन कमीशन की इतना ही एहतराम करता हूँ जितना दीगर इदारों का करता हूँ। इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आ रहा है, उसके बाद तमाम शहादतें हो चुकी हैं, इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, फॉरेन फंडिंग केस का क्या हुआ? आपके फैसले करते जाए ना, जो उसकी लपेट में आ रहा है आप लपेटते चले जाएं, पहले तो फैसला करें ना कि जनाब आपके पास था वो क्या हुआ, वो अकाउंट जो आपके सामने जाहिर नहीं किए गए थे वो कितने थे, कौन थे, कितना पैसा था, आप लेकर उस पर फैसला तो करें। हमारे यहाँ जैसे अमीर अब्बास कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज इज ए सीरीज ऑफ कंप्रोमाइज, लाइफ इज द सीरीज ऑफ कंप्रोमाइज, गवर्नेंस इज सीरीज ऑफ द कंप्रोमाइज, यानी एक लगातार लाइन चली जा रही है कि एक के बाद दूसरा कंप्रोमाइज़ होता है। तो मेरा नहीं ख्याल है हर तरह से होता है, हर तरफ होता है, सब लोग करते हैं, और कंप्रोमाइज़ के ज़रिए चीज़ों को चलाया जाता है, सर झुका लिया जाता है, आंखें नीची कर ली जाती हैं, और कहा जाता है हाँ इसी तनख्वाह पर हम गुजारा करेंगे। लेकिन अभी तो चले माफ़ी कबूल कर ली गई, लेकिन अभी बड़े मराहल बाकी हैं। जिस तरह नज़ीर गारी साहब ने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी मामला, वो किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। अभी तो कभी लगता है कि वजारत साइंस टेक्नोलॉजी कह देती है कि जी हम इस तरह इतनी ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकते, अभी किस तरह से टेंडर आएगा, कहाँ से ली जाएंगी, किस तरह रखी जाएंगी, एक बहुत बड़ा ये सवाल है। और बल्दियाती इलेक्शन बाज़ औक़ात कहा जा रहा था इस पर हो जाएंगे पंजाब में, वो भी होता नज़र नहीं आ रहा, और जनरल इलेक्शन अभी वक्त ज़रूर है लेकिन वो भी मुश्किल नज़र आता है। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर गारी साहब, आपने वक्त दिया, अमीर अब्बास वक्त दिया, क्योंकि आज हमारे जो रेगुलर पैनल होता है बाबर डोगर साहब और गुलाम रज़ा साहब, उनकी कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से आज वो हमारे साथ नहीं थे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दोनों का, नज़ीर गारी साहब और अमीर अब्बास का, उन्होंने हमारा साथ दिया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अभी कुछ ही देर में हेडलाइंस आप देख सकेंगे। दुआओं की दरख्वास्त है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।